तो अदिति देखो, आज हम टाइम एंड वर्क पढ़ने जा रहे हैं। टाइम एंड वर्क एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कैट में अ, अपना एक एक दो सवाल का वेटेज रखता ही है ना। तो हम आने वाले 3 लेक्चर में तो पहले तो हम बेसिक टू मॉडरेट क्वेश्चंस लगाएंगे, जहाँ पे विल अंडरस्टैंड कि अ, हम टाइम एंड वर्क के सवालों को कैसे अप्रोच करेंगे। हम अलग अलग लेवल समझेंगे, अलग अलग वैरायटीज देखेंगे और उनके तरीकों पे बात करेंगे, हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो उसके बाद हम लास्ट वाला लेक्चर रखेंगे पीवाईक्यूज पे, लास्ट 4 से 5 साल के सवाल उठाएंगे और उनको हम करेंगे, उसको हम एडवांस में करेंगे, ठीक है। ताकि हमें पता चले कि टाइम एंड वर्क से जो सवाल आ रहे हैं कैट में वो किस लेवल तक के आ रहे हैं, और हमें खुद को कितना प्रिपेयर करने की जरूरत है। सो चलो समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम टाइम एंड वर्क का जो फंडा है मेन, तो सबसे पहले टाइम एंड वर्क में, इस चैप्टर में आपको दिखेगा कि हम सिर्फ एक ही फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं, और वो फॉर्मूला है टाइम इनटू एफिशिएंसी इज इक्वल टू टोटल वर्क। टाइम इंटू इफिशियंसी इज इक्वल टू टोटल वर्क होता है। यहाँ पर 3 वेरिएबल है, टाइम है, इफिशियंसी है और टोटल वर्क है। अगर हमें किसी काम को करना है तो हमारे पास टाइम भी होना चाहिए, जरूरी है, और इफिशियंसी भी होना चाहिए, ठीक है ना। सो यहाँ पे जो टर्म इफिशियंसी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। इफिशियंसी को अगर हम बढ़िया तरीके से समझ जाएंगे तो हमारे लिए टाइम एंड वर्क वाला जो चैप्टर है वो आसान हो जाएगा समझना, यानी उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो इफिशिएंसी को चलो समझते हैं। सबसे पहले इफिशिएंसी का डेफिनेशन क्या होता है, या फिर मतलब क्या होता है। तो पहले मतलब देखा जाए तो इफिशिएंसी का मतलब होता है मैन पावर। हिंदी में तो होता है कि काम करने की क्षमता, यानी कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग समथिंग, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड इफिशिएंसी। तो यहां पर अगर डेफिनेशन की बात किया जाए टाइम एंड वर्क में, तो इफिशिएंसी इज व्हाट कि द अमाउंट और फ्रैक्शन ऑफ वर्क डन बाय एनी इंडिविजुअल इन अ सिंगल यूनिट ऑफ टाइम। कुल मिलाकर के, अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। एक और बात कि इफिशिएंसी को हम जनरली परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। तो वो आगे भी हम देखेंगे कैसे हम इफिशिएंसी को परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे। तो एक एग्जांपल से समझते हैं कि ये क्या है, जिसको मैंने ये कहा कि डेफिनेशन होता है कि द अमाउंट और फ्रैक्शन ऑफ वर्क डन बाय एनी इंडिविजुअल इन अ सिंगल यूनिट ऑफ टाइम। तो समझते हैं। तो इसमें यह है कि मान लो कि मेरे पास एक बंदा है श्याम, ठीक है ना। श्याम को मैंने बुलाया। मेरे पास एक बड़ा सा क्लासरूम है, उसमें करीब 20 बेंचेस लगी हुई हैं, ठीक है ना, बैठने के लिए। तो मैंने श्याम को बुलाया, मैंने कहा श्याम, ये जो बेंचेस हैं तुम्हें इस क्लासरूम से उठाकर बाहर, कोचिंग के बाहर रखनी है, ठीक है ना। श्याम ठहरा अकेला बंदा, वो सारे बेंचेस को हटाने में पूरा एक दिन लगा देता है, यानी पूरा का पूरा एक दिन लगा देता है। यानी 1 डे लग रहा है यहाँ पर, एक दिन में पूरी बेंचेस बाहर चली जा रही है कोचिंग के, ठीक है ना। तो यहां पर अगर हम 1 डे पर कैलकुलेट करें शाम की इफिशियंसी, तो इट इज 100%। अच्छा, तो अगर बात कंपैरिजन की है तो हमें कोई और बंदा भी होना चाहिए, तब हम समझ पाएंगे कि बेसिकली कौन ज्यादा इफिशिएंट है और इफिशियंसी किसकी ज्यादा अच्छी होने से क्या होता है, ठीक है ना। तो दूसरा एक बंदा मेरे पास घनश्याम है। तो श्याम आया, उस काम को एक दिन में करके निकल गया। घनश्याम को मैंने बुलाया, मैंने कहा घनश्याम, तुम यहाँ आओ। सेम काम जो मैंने श्याम को दिया था वही मैंने घनश्याम को भी दे दिया। मैंने कहा घनश्याम, देयर आर 20 बेंचेस, तुम्हें इसको उठाकर कोचिंग के बाहर रखना है, ठीक है ना। अब घनश्याम आया, करना शुरू करता है। अच्छा, तो वो पहला पूरा दिन ले लेता है, ठीक है। नेक्स्ट डे भी पूरा ले लेता है, और एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर वो मेरे पास आता है। मैंने कहा, उसने कहते हैं सर हो गया, मैंने सारी बेंचेस को बाहर निकाल के रख दिया। तो यहां पर घनश्याम ने जो टोटल काम था, यानी जो काम था, वो 2 दिन में कर लिया। तो कुल मिलाकर के जिस काम को श्याम ने एक दिन में किया था, उसी काम को घनश्याम ने 2 दिन में किया, ठीक है ना। तो यहां पर देखा जाए तो कौन ज्यादा इफिशियंट है, जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में कौन ज्यादा इफिशियंट है, श्याम या घनश्याम, बोलो। कौन ज्यादा इफिशियंट है? श्याम ज्यादा इफिशियंट है। क्यों श्याम ज्यादा इफिशियंट है? क्योंकि श्याम ने
एक पर्टिकुलर वर्क को एक ही दिन में कर दिया और उसी सेम काम को घनश्याम ने 2 दिन लगा दिया। तो अब ध्यान से सुनो, यहां मैंने घनश्याम और श्याम को एक ही काम दिया है, यानी काम यानी टोटल वर्क वाज कांस्टेंट, ठीक है ना। तो श्याम ने एक दिन में कर लिया, तो यहां पर उसकी इफिशियंसी अगर मैं परसेंटेज में बताऊं तो इट इज 100%, ठीक है ना। और घनश्याम ने उसी सेम काम को 2 दिन में किया, तो जो 2 दिन में उसने काम किया है, यानी पहला दिन जितना भी काम किया होगा उतना ही काम उसने सेकेंड डे भी किया होगा, क्योंकि हर एक दिन के लिए इफिशियंसी कांस्टेंट होगी। इफिशियंसी मतलब जितना वो काम कर रहा है, यानी जितना पहला दिन काम करेगा उतना ही वो दूसरा दिन काम करेगा। तो मैंने डेफिनेशन में बताया था कि इफिशियंसी इज नथिंग बट द फ्रैक्शन और अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एनी इंडिविजुअल इन अ सिंगल यूनिट ऑफ टाइम। क्लियर है। तो यहां पर जो घनश्याम की इफिशियंसी होगी वो कहलाएगी 50%। वाई 50%? क्योंकि पहला दिन टोटल काम का 50% काम किया होगा और दूसरा दिन भी 50% काम किया होगा। तो यहां जो टोटल वर्क है उसको 100% माना जा रहा है। तो किसी भी काम को हम 100% ही कंसिडर करेंगे, पहली बात। तो अब जब भी हम किन्हीं दो बंदों को कंपेयर करेंगे, उनकी इफिशियंसी का कंपैरिजन करेंगे, तो हम उनको सेम काम ही देंगे, ये भी ध्यान रखना है। यानी हमें टाइम एंड वर्क में जितने भी सवाल मिलने वाले हैं उन सारे सवालों में हर एक सवाल में सेम काम के लिए ही बात की जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि मान लो कि मैंने शाम को 20 बेंचेस निकालने के लिए बात की और घनश्याम से मैंने बोला कि तुम पूरे कोचिंग के फ्लोर पे झाड़ू लगा दो। तो दो अलग अलग काम दे करके दो बंदों को हम उनकी इफिशियंसी को कंपेयर नहीं कर पाएंगे। तो कंपैरिजन अगर इफिशियंसी में करेंगे तो उनको सेम काम ही दिया जाएगा। तो आई होप इफिशियंसी का मतलब समझ में आया होगा। इफिशियंसी क्या है कि द अमाउंट और फ्रैक्शन ऑफ वर्क डन बाय एनी इंडिविजुअल इन अ सिंगल यूनिट ऑफ टाइम विल बी कॉल्ड इफिशियंसी। आई थिंक यहां तक क्लियर है। पहले तो इफिशियंसी का मतलब समझ में आ गया। बोलो अदिति, आ गया आपको? इफिशियंसी का मतलब समझ में आया कि व्हाट विल बी द इफिशियंसी? हम्म। क्योंकि इस टर्म को समझे बिना हम टाइम एंड वर्क के सवाल को आगे अगर करेंगे तो क्लैरिटी अगर डेफिनेशन में नहीं होगी, इफिशियंसी का मतलब प्रॉपर नहीं समझ में आएगा, तो हमें सवाल करने में प्रॉब्लम भी होगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो अगर देखा जाए इन तीन वेरिएबल वाले एक फॉर्मूले को रीअरेंज किया जाए तो हमें एक चीज मिलेगी कि टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क डिवाइडेड बाई इफिशियंसी। और एक और बार अगर रीअरेंज करेंगे तो यानी हमें इफिशियंसी बराबर मिलेगा टोटल वर्क डिवाइडेड बाई टाइम। यानी कि कुल मिलाकर के यही तीन तरह के फॉर्मूले हैं। है तो एक ही फॉर्मूला, उसको रीअरेंज करके यहाँ पे रखा गया है। तो जब भी अगर हमें टाइम निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, टोटल वर्क को इफिशियंसी से डिवाइड करेंगे। और अगर हम इफिशियंसी को अगर हमें निकालना होगा तो टोटल वर्क को टाइम से डिवाइड करेंगे। ओके। नाउ अब एक और बात, जैसे मैंने कि घनश्याम और श्याम को, मैंने एग्जांपल जो लिया था उसमें घनश्याम और श्याम को एक काम यानी काम एक ही दिया था करने को। तो जब भी टोटल वर्क कांस्टेंट होगा, या फिर ऐसे कह लूं कि किन्हीं दो वेरिएबल के प्रोडक्ट को जब भी कांस्टेंट रखने की बात कही जाएगी, तो जो दो वेरिएबल प्रोडक्ट में होंगे वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। जैसे कि जिसकी इफिशियंसी ज्यादा होगी वो टाइम कम लेगा, और जिसकी इफिशियंसी कम होगी वो जो है टाइम ज्यादा लगेगा। फिर से मैं बोल रहा हूं, जैसे यहां पर श्याम ने एक दिन में काम कंप्लीट कर लिया और घनश्याम ने 2 दिन में काम कंप्लीट किया है। तो यानी घनश्याम ने 2 दिन लगाया है उसी सेम काम करने के, यानी वो लेस इफिशिएंट था। और श्याम ने एक ही दिन में कर लिया, वो श्याम घनश्याम से ज्यादा इफिशिएंट था। तो यहां पर कि जब टोटल वर्क कांस्टेंट है तो वहां पर हम देखेंगे कि जिस बंदे की इफिशियंसी ज्यादा होगी वो टाइम कम लेगा, और जिस बंदे की इफिशियंसी कम होगी वो टाइम ज्यादा लेगा। यानी टाइम विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इफिशियंसी। ये रिलेशन निकल के आया है। तो यहां पे बात रिलेशन की कर लिया जाए कि टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इफिशियंसी, और वाइसे वर्सा ट्रू है। अगर हम देखें तो इफिशियंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ये बात पहले तो, यानी जब टोटल वर्क कांस्टेंट होगा तो यहां पे एक रिलेशन निकल के आता है, वो क्या है
कि T1 × E1 इज इक्वल टू T2 × E2, ये निकल के आता है। ओके, यानी कुल मिलाकर के अगर उसको हम ऐसे लिखें, T1/T2 इज इक्वल टू E2/E1। तो अब ये चीज जो हमें बता रही है कि अगर टोटल वर्क कांस्टेंट होगा तो दो बंदे हैं, दोनों बंदों की जो इफ टाइम का रेशियो होगा, अगर उसको हम इन्वर्स कर दे, पलट दे, तो उनकी इफिशिएंसी का रेशियो निकल आएगा। ये रिलेशन बता रहा है। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लैरिटी है। हमने ये देखा कि टोटल वर्क जब कांस्टेंट होगा, हमेशा याद रखना कि दो वेरिएबल के प्रोडक्ट को जब भी कांस्टेंट रखने की बात कही जाएगी तो वो जो दो वेरिएबल होंगे इनवर्सली रिलेटेड होंगे, यानी एक के बढ़ने से दूसरा घटेगा। तो हमें यहां पर रिलेशन मिलता है कि टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इफिशिएंसी, या फिर इफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। क्या यहां तक क्लियर है? क्या यहां तक सारी बातें क्लियर है? हम्म। ओके, यहां तक सारी बातें क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस पे एक एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल लेके हम समझेंगे, है ना? तो चलते हैं फटाफट एग्जांपल पे। ओके, सबसे पहले एक छोटा सा एग्जांपल है। अब यहां पर मैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नहीं दे रहा हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे टाइम एंड वर्क के सवाल को हम किस तरह से टैकल करेंगे। देयर आर टू मेथड्स। पहला मेथड होगा यहां पर, पहला मेथड होगा, या फिर हम यहां पर ही लिख दे रहे हैं कि जो पहला मेथड होगा, यहां पे मेथड की बात करें अगर, मेथड्स कि हम किन मेथड्स से डील करेंगे, तो पहला मेथड होगा फ्रैक्शन मेथड, फ्रैक्शन मेथड, और दूसरा होगा एलसीएम मेथड। मैक्सिमम यानी ज्यादा से ज्यादा सवालों को हम फ्रैक्शन मेथड से ही सॉल्व करेंगे, यानी ज्यादा से ज्यादा सवालों में हम फ्रैक्शन मेथड लगा रहे होंगे। एलसीएम मेथड कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा, ठीक है ना? तो हम देखेंगे, ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, हमें आइडिया लगेगा किन सवालों में हम फ्रैक्शन ही करें ज्यादा अच्छा है, और किन सवाल को हम एलसीएम से कर ले तो ज्यादा अच्छा है। नो डाउट जो सवाल एलसीएम से होगा उसमें हम फ्रैक्शन और एलसीएम दोनों ही लगा पाएंगे, लेकिन एलसीएम से करने पे टाइम थोड़ा कम लगता है, तो उसको हम देखेंगे। तो चलो सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं और वहां से फिर हम समझेंगे। ओके, तो ये पहला एग्जांपल है जिसमें कह रहा है कि ए कैन डू अ वर्क इन 10 days एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन 15 days, देन इन हाउ मेनी डेज बोथ टुगेदर कैन फिनिश द होल वर्क। सबसे पहले ए का किसी काम को करने के लिए 10 दिन लगता है, और बी को उसी सेम काम को करने के लिए 15 डेज लगता है। तो हम इस सवाल को दो तरह से टैकल करेंगे। पहला तो फ्रैक्शन मेथड है, जिसको हम परसेंटेज वाला मेथड कहेंगे, है ना? तो फ्रैक्शन मेथड से अगर हम सॉल्व करते हैं, फ्रैक्शन मेथड, अगर हम फ्रैक्शन मेथड से सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो फ्रैक्शन मेथड में सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ए की इफिशिएंसी निकालते हैं। यानी ए अगर 10 दिन में किसी काम को करता है तो उसका एक दिन का काम क्या है उसको हम देख लेते हैं। तो फॉर्मूला तो हमने पढ़ा है कि टाइम इनटू इफिशिएंसी। तो ध्यान रहे कि जब भी हम फ्रैक्शन मेथड से सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूले में बस थोड़ा सा चेंज होगा। टाइम इनटू इफिशिएंसी यहां 1 रखेंगे, यहां पर हम रखेंगे 1। फ्रैक्शन मेथड से जब भी हम सॉल्व करेंगे, यानी जो ये हमारा पहला वाला मेथड था फ्रैक्शन मेथड, जब भी हम उससे सॉल्व करेंगे तो हमारा फॉर्मूला होगा टाइम इंटू इफिशियंसी इज इक्वल टू 1। यानी 1 मतलब 100%, फ्रैक्शन मतलब परसेंटेज में, जब हम इफिशियंसी को परसेंटेज में लेके चलेंगे तो 1 इज नथिंग बट 100% होता है। तो टाइम इंटू इफिशियंसी यानी कि टोटल वर्क, यानी टोटल वर्क यहाँ पे एक के बराबर मानेंगे, नहीं 100% मानेंगे। नाउ अब यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम ए की इफिशियंसी निकाल लें, यानी ए एक दिन में कितना काम करेगा कंप्लीट, और बी की इफिशियंसी निकालें, यानी कि बी एक दिन में कितना काम कंप्लीट करेगा। और दोनों की कंबाइंड इफिशियंसी अगर निकालेंगे, यानी कि दोनों के काम को अगर जोड़ देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि एक दिन में कुल मिलाकर के अगर दोनों साथ में काम करते हैं तो कुल काम कितना कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना? तो चलो सबसे पहले ए के लिए सॉल्व करते हैं। तो टी तो दिया हुआ है ए के लिए 10, efficiency of A will be equal to 1, so efficiency of A is equal to 1/10 आ जाएगा, है ना? अब ध्यान से देखो कि जब A किसी काम को 10 दिन में कर रहा हो, और मैंने पहले ही बताया कि हर इंडिविजुअल जितना भी दिन काम करेगा वो अपनी इफिशियंसी से कर रहा होगा, और हर दिन वो सेम इफिशियंसी से काम करेगा, ऐसा नहीं कि अलग हो जाएगा। मतलब ये है कि जितना काम वो पहला दिन करेगा उतना ही काम वो दूसरा दिन करेगा, यानी हर दिन वो सेम ही अमाउंट ऑफ वर्क
करके जाएगा, क्योंकि उसकी इफिशियंसी हर दिन के लिए कांस्टेंट रहेगी। तो यानी अब अगर 10 दिन को 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए तो एक दिन में वो 1/10 ही करेगा, तो वो डायरेक्टली यहां से निकल आएगा। ठीक है ना। उसी तरह से अगर हम यहां पर बी का काम देखें कि बी का 15 दिन में काम कंप्लीट हो रहा है, तो इफिशियंसी ऑफ बी निकाल लेते हैं। वन, तो इफिशियंसी ऑफ बी विल बी 1/15। इफिशियंसी ऑफ बी विल बी 1/15। और ये 1/15 क्या है, यानी 1/15 ऑफ द टोटल वर्क। तो मैंने कहा था कि इफिशियंसी को हम जनरली परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं, तो बेसिकली ये 1/10 इज नथिंग बट परसेंटेज है, फ्रैक्शन इज नथिंग बट परसेंटेज। ठीक है ना। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10% आएगा, और यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6.66% आएगा। सो यहां पर अब क्या कर सकते हैं कि अगर मैं एक दिन का काम ए का ऐड कर दूं बी के एक दिन के काम से, है ना, दोनों का 1 1 डे का काम निकाला हूं, तो मुझे पता चल जाए कि जब दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे तो कुल कितना काम कंप्लीट हो रहा होगा। तो यहां पर मैं करूंगा एडिशन, यानी 1/10 प्लस 1/15, और अगर इसको ऐड करेंगे तो इट विल बी 15 + 10, 15 + 10 और डिवाइड बाई 150, यानी कि 25/150, यानी कि 1/6। ओके। सो 1/6 इज व्हाट, 1/6 इज व्हाट, देयर कंबाइंड इफिशियंसी, इट इज देयर कंबाइंड इफिशियंसी। ओके। अब मैं ये निकालना चाहता हूं कि अगर दोनों की कंबाइंड इफिशियंसी का मतलब है दोनों एक दिन में मिलकर इतना काम करेंगे पूरे काम का, इसको रीड ही करेंगे ऐसे कि 1/6 ऑफ द टोटल वर्क। ठीक है ना। तो अब अगर टाइम निकालना है कि दोनों अगर काम कर रहे हैं एक दिन में इतना, तो पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट होगा, तो नहीं, सेम फॉर्मूला का ही यूज होगा। तो अगर हमारी कंबाइंड इफिशियंसी 1/6 है तो टाइम निकाला जाए, तो टाइम हमें निकालना है ए और बी जब साथ में मिलकर काम कर रहे होंगे इनटू इफिशियंसी जो कि मुझे दिया हुआ है। इफिशियंसी यहां पे 1/6 है, सो 1/6 जो 1 के बराबर है। तो हमारा टाइम आएगा जब ए और बी मिलके काम करेंगे, इट विल बी 6 डेज। इट विल बी 6 डेज। ठीक है ना। इट विल बी 6 डेज। तो एक बात बहुत अच्छे से ध्यान दो यहां पर कि कुल मिलाकर के क्या हो रहा है, यानी 1/6 वॉज द कंबाइंड इफिशियंसी, और यही क्या हो रहा है, पलट जा रहा है। अगर हम इसको इन्वर्स कर देंगे, पलट देंगे, तो वही क्या आ जाएगा, टाइम। टाइम क्या आ रहा है, 6 डेज। तो इतना जो मैं लिख रहा हूं ना, इतना लिखना नहीं है, सिर्फ एक स्टार्टिंग में प्रोसेस समझा रहा हूं कि हम किस तरह से यहां पर काम को कर रहे हैं, यानी किस तरह से हम सॉल्व कर रहे हैं। तो ये तो हो गया हमारा फ्रैक्शन मेथड। अगर हम दोबारा यहां पर हम सेकेंड मेथड जो हमारा था एलसीएम मेथड की अगर हम बात करें, तो इसी सेम सवाल को अगर हम एलसीएम मेथड से सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, तो जब भी हमें एलसीएम मेथड लगाना है तो फॉर्मूला हमारा ऐसे ही बनेगा, टाइम इंटू इफिशियंसी इज इक्वल टू टोटल वर्क। यहाँ पे टोटल वर्क ही लिखा जाएगा। फ्रैक्शन वाले मेथड से यहाँ पे 1 लिखेंगे, बट एलसीएम वाले मेथड से यहाँ पे हम टोटल वर्क लिखेंगे। इस फॉर्मूले का यूज हम करेंगे। ठीक है ना। टाइम इंटू इफिशियंसी इज इक्वल टू टोटल वर्क। नाउ अब टोटल वर्क यहाँ पे डिसाइड करना पड़ेगा। वो टोटल वर्क कैसे डिसाइड होगा, तो वहां पे चलते हैं। तो ये जो हमारे पास डेज दिया हुआ ना, टाइम जो दिया हुआ है 10 और 15, कि ए 10 डेज में किसी काम को कर रहा है, बी 15 डेज में किसी काम को कर रहा है, तो इन डेज का एलसीएम निकालेंगे। तो शुरू करते हैं। एलसीएम ऑफ 10 और 15 जो कि आएगा 30। अब यहां पर हम टोटल वर्क को हम 30 यूनिट्स मानेंगे, कि टोटल वर्क इज 30 यूनिट्स। हम टोटल वर्क को क्या मानेंगे, 30 यूनिट्स के बराबर। ठीक है ना। नाउ अब सबसे पहले यहां पे भी हमें इफिशियंसी ही निकालना है। इफिशियंसी क्या होता है, मैंने ऑलरेडी बताया है कि द अमाउंट और फ्रैक्शन ऑफ वर्क डन बाय एनी इंडिविजुअल इन अ सिंगल यूनिट ऑफ टाइम। जैसे कि सिंगल यूनिट ऑफ टाइम का मतलब है एक दिन में, 1 घंटे में, 1 मिनट में, 1 महीने में, ये होता है सिंगल यूनिट ऑफ टाइम। ठीक है ना। तो सबसे पहले ए किसी काम को 10 डेज में करता है, तो हम इसकी इफिशियंसी अगर हम निकालें तो हम क्या करेंगे, 10 से इस 30 को डिवाइड कराएंगे तो 3 यूनिट्स आएगा, यानी एक दिन में भाई साहब ये 3 यूनिट्स का काम कर रहे हैं। उसी तरह से बी उसी सेम काम को 15 डेज में कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 30 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 2 यूनिट्स का हो जाएगा। और अब जब दोनों को साथ में मिलकर काम कराना, ध्यान रहे, जब दोनों को साथ में मिलकर काम कराएंगे तो उनकी कंबाइंड इफिशियंसी लगेगी। तो दोनों की इफिशियंसी को ऐड करेंगे तो ये आएगा 5 यूनिट्स का आएगा, 5 यूनिट्स का आएगा। नाउ इनकी कंबाइंड एफिशिएंसी इज 5 यूनिट्स। ठीक है ना।
तो कुल मिलाकर के अगर हम कंबाइंड इफिशिएंसी निकाल चुके हैं 5 मिनट्स का, तो हमें टोटल टाइम कितना लगेगा? तो हम यहाँ पर टाइम निकालेंगे ए प्लस बी का, ए प्लस बी का। इफिशियंसी इज 5, है ना? टोटल वर्क था 30 यूनिट्स का, हमने यहां पर निकाला था। तो हमारे पास आएगा टाइम ऑफ ए प्लस बी, ए प्लस बी विल बी इक्वल टू 6 डेज, 6 डेज। इट इज 6 डेज यहां तक। तो ये सवाल के थ्रू मुझे सिर्फ इतना समझाना था तुम्हें कि हम फ्रैक्शन मेथड को कैसे सॉल्व लगाते हैं और एलसीएम मेथड हमारा कैसे लगता है। बोलो यहां तक क्लियर है? बोलो अदिति, इज दैट क्लियर टू यू? हाँ, यहां तक क्लियर है? बोलो, क्या हमें एलसीएम मेथड और फ्रैक्शन मेथड दोनों क्लियर हो गया है? ओके। तो थोड़ा सा यहाँ पे अगर देखा जाए तो 30 यूनिट्स में 3 यूनिट्स ही कर रहा है एक दिन में। तो यहां से भी हम इफिशियंसी को परसेंटेज में कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना? अगर हम परसेंटेज में इफिशियंसी को कैलकुलेट करें तो 3/30 होगा, यानी 1/10 होगा, जो ऑलरेडी यहाँ पे आया हुआ है। 2/30 यानी 1/15 बी के लिए हो जाएगा। तो इस तरह से भी हम चीजों को समझ सकते हैं। तो अब आगे वाले सवाल पे जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। सॉल्व दिस क्वेश्चन। यू हैव 1 minute for this question. 1 minute for this question. वेरी नाइस, वेरी नाइस। तुम्हारा 40 सेकेंड में ही आंसर आ गया है। ओके। अब जल्दी से अगर मैं थोड़ा सा इसको सॉल्व भी करूं, तो अब यहां पर मैं बहुत थॉरो नहीं लिखूंगा, बहुत कंप्रेस्ड फॉर्म में लिखूंगा। सबसे पहले बात इफिशिएंसी की कर लेते हैं। ए कैन डू अ वर्क इन 10 डेज, अगर ये 10 डेज में कर रहा है तो इसकी इफिशियंसी क्या होगी? 1/10 हो गई, 1/10, यानी रेसिप्रोकेट खाली करना है, 1/10, 1/10 करना है, 1/10 कर लिया। बी कैन डू द सेम वर्क इन 15 डेज, 15 डेज में कर रहा है, सो 1/15 हो गया। और सी कैन डू द सेम वर्क इन 12 डेज, तो 12 डेज में अगर ये कर रहा है तो हम इसको 1/12 करेंगे, ठीक है ना? नाउ अब इनका इफिशियंसी आ गया है। तीनों को साथ में मिलकर काम कराने से कितने दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा? तो 1/10, 1/15 और 1/12, यानी कि ये तो ए का एक दिन का काम है, ये बी का एक दिन का काम है और ये सी का एक दिन काम है। तीनों के काम को ऐड कर दो तो हमें पता चल जाएगा कि इनकी कंबाइंड एफिशिएंसी क्या होगी एक दिन के लिए। तो अगर हम ऐड करेंगे तो कुल मिला के हमें मिलेगा यहाँ पर 1/4 के बराबर मिलेगा, 1/4 के बराबर, है ना? अगर हम ऐड करें तो एलसीएम लेके ऐड कर सकते हैं या फिर जैसे मर्जी करें वैसे ऐड करेंगे, तो 1/4 के बराबर होगा, तो उनकी कंबाइंड एफिशिएंसी 1/4। अब बस इसी को पलट दिया जाए तो पलटने पे हमें क्या मिलेगा? 4 डेज मिलेगा, ठीक है ना? 4 डेज, द आंसर इज 4 डेज। तो सेम सवाल को हम फ्रैक्शन से कर रहे हैं और एलसीएम से भी कर सकते हैं, यानी जिस सवाल को हम फ्रैक्शन से कर रहे होंगे उसको हम यहाँ पे एलसीएम से कर सकते हैं। तो हर वो सवाल जो फ्रैक्शन से सॉल्व हो रहा है, जरूरी नहीं कि वो एलसीएम से भी सॉल्व हो, ध्यान रहे, क्योंकि ज्यादा प्रैक्टिस करने पे ही समझ में आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाए पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस सवाल के लिए भी मैं तुम्हें 2 मिनट दूंगा, 2 मिनट्स फॉर दिस क्वेश्चन। मैं 2 मिनट रखूंगा इस क्वेश्चन के लिए।
चलो देखते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट 2 मिनट्स लग गए। सॉल्व करते हैं। A is 4 times as fast as B and is able to complete the work in 90 days less than B। यानी यहां पर बात इफिशिएंसी की होगी। फास्ट का मतलब क्या है? तेज होना, ज्यादा इफिशिएंट होना। तो कहा जा रहा है कि A इज 4 times as fast as B। तो इफिशिएंसी का रेशियो दिया हुआ है। हमने एक बात सीखी हुई है, स्टार्टिंग में ही हमने इस पे डिस्कस किया हुआ है कि ए और बी का जब इफिशिएंसी का रेशियो दिया है कि अगर ए की बी की इफिशिएंसी 1 है तो ए का 4 होगा, यानी ये रेशियो दिया हुआ है, ऐसा रेशियो दिया हुआ है। दोनों को सेम काम दिया गया होगा, यानी टाइम सॉरी द टोटल वर्क इज कांस्टेंट विल बी। ठीक है ना, टोटल वर्क इज विल बी कांस्टेंट हियर। तो टाइम का रेशियो हम इसको ऐसे इन्वर्स कर दें, यानी पलट दे, पलटने पे टाइम का रेशियो बन जाता है। क्या ये बात समझ में आई है जो वहां पर रिलेशन लिखा गया था? बोलो, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? अगर एफिशिएंसी का रेशियो 4:1 है तो पलट के टाइम का रेशियो बन जाएगा। ठीक है ना, ये ऑलरेडी हमने बात करा है, क्योंकि टाइम और एफिशिएंसी इनवर्सली रिलेटेड होंगे, है ना, यहां पर। ओके। तो कह रहा है कि जिसकी वजह से ए 90 दिन कम ले रहा है बी से। तो मान लिया जाए कि बी 4x डेज ले रहा है और ये 1x डेज ले रहा है। ठीक है ना। तो 4x - x विल बी 90। 4x - x विल बी इक्वल टू 90। 3x इज इक्वल टू 90, यानी x इज इक्वल टू 30। x इज इक्वल टू 30। इसका मतलब यह है कि a जिस काम को 30 दिन में कर रहा है, उसी काम को ये b 120 डेज लगा रहा है ना। यहां पर ये टाइम आ गया। ए जिस काम को 30 डेज में कर रहा है, उसी काम को ये बी 120 डेज में कर रहा है। तो इसका मतलब है कि अगर दोनों को साथ में काम कराया जाए तो यानी उनकी कंबाइंड इफिशियंसी चाहिए। इंडिविजुअल इफिशियंसी क्या हो जाएगी ए के लिए? तो 1/10 हो जाएगी। और यहां पर बी का जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 1 बाई नॉट 1/10, इट विल बी 1/30। ठीक है ना, इट विल बी 1/30। सो 1/30 और यहां पर हो जाएगा 1/20। तो अगर दोनों की इफिशियंसी को ऐड करेंगे तो 1/30 प्लस 1/120, है ना। तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो 4 1 5 हो जाएगा, है ना। 5/120 बन जाएगा। इसका मतलब है कि दिस इज 1/24, दिस इज 1/24, ये 1/24 है। तो अगर उनकी कंबाइंड इफिशियंसी 1/24 आ रहा है तो इसको पलट देने पे 24 डेज आएगा आंसर। तो आंसर इज 24 डेज। दिस इज द आंसर। दिस इज द आंसर। ठीक है ना। चलो, तो एलसीएम से परफॉर्म किया जा सकता है, इस सवाल को आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। एलसीएम से करने पे यहां पर हमें एलसीएम मेथड अगर हम लगाएंगे तो हमें यहां पर एलसीएम निकालना होगा 30 एंड 120 का, जो कि 120 आएगा, इट विल बी 120। तो टोटल वर्क जो होगा वो हमारा होगा 120 यूनिट्स यहां पर। तो ए का जो एफिशिएंसी होगा, एफिशिएंसी ऑफ ए, तो ए का एफिशिएंसी विल बी 120 डिवाइडेड बाई 30, यानी कि इट विल बी 4। और बी का जो इफिशियंसी होगा वो होगा 120 डिवाइडेड बाई 120, इट विल बी 1। तो दोनों का कंबाइंड इफिशियंसी विल बी 5। ठीक है ना। ओके। तो टोटल वर्क इज 120 यूनिट्स। और अगर दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे तो 5 यूनिट एक दिन में कर रहे हैं, तो कुल मिलाकर कितना दिन लग जाएगा उनको? तो इट विल बी 24। 24 इज द आंसर। तो यहां से हम फ्रैक्शन और एलसीएम दोनों परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व इट। इसके लिए जल्दी से मैं टाइम लगा दूं, इसके लिए भी ऑलमोस्ट 1 मिनट ही रखते हैं। अच्छा, ये 1 मिनट से ज्यादा ही हो गया। हम्म।
ओके बढ़िया। तो यहां पर इस सवाल में क्या कह रहा है? पी एंड क्यू कंप्लीट अ जॉब इन 12 डेज वर्किंग टुगेदर। कह रहे कि 12 दिन में कर रहे हैं दोनों, काम 12 दिन में कर रहे हैं, ठीक है ना, वर्किंग टुगेदर। इफ पी अलोन कैन कंप्लीट इट इन 20 डेज, इन हाउ मेनी डेज कैन क्यू अलोन कंप्लीट इट? तो पी का यहां पर दिया हुआ है कि पी कैन डू अ वर्क इन 20 डेज, 20 डेज, ठीक है ना। क्यू का नहीं दिया है, क्यू का ही पूछा हुआ है। ओके चलो, क्यू का मान लेते हैं एक्स डेज लगा रहा है यहाँ पर, एक्स डेज। बट दोनों जब साथ में मिलके काम कर रहे हैं ना, पी एंड क्यू जब दोनों साथ में मिलके काम करेंगे ना, तो इनको 12 डेज लगता है। तो भैया 12 दिन में काम कर कंप्लीट कर रहे हैं, यानी पी और क्यू एक साथ 12 दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं, इनकी कंबाइंड एफिशिएंसी 1/12 होगी, है ना। अगर पी और क्यू मिलकर 12 दिन लगा रहे हैं ना, तो इनकी कंबाइंड एफिशिएंसी विल बी 1/12। तो काम करते हैं, यहां पर पी की एफिशिएंसी लिख लेते हैं 1/20, और की क्यू की हो जाएगी 1/x। इन दोनों को ऐड कर दें तो 1/20 प्लस 1/x, और विल बी इक्वल टू 1/12, है ना। सो 1/x इज इक्वल टू 1/12 माइनस का 1/20, 20, और ये ऊपर जाएगा 8 और नीचे आएगा 240, यानी कि 1/30। ओके। सो इसको अगर हम एलसीएम से लगाएं तो कैसे लगेगा, उसको समझ लेते हैं। एलसीएम से लग जाएगा। यहां पर एलसीएम हम 20 और इस 12 का लेंगे एलसीएम, है ना। तो अगर हम एलसीएम मेथड करें, एलसीएम मेथड अगर लगाते हैं यहां पर, तो एलसीएम ऑफ 20 and 12, तो ये हो जाएगा हमारा, जल्दी से बताओ, 120 या 60? 60 ले लेते हैं, है ना। 60 ले लेते हैं, एलसीएम विल बी 60 ले लेते हैं, है ना, 12 और 20 का। तो पहले तो पी का इफिशियंसी निकालते हैं। पी अगर कर रहा है 20 डेज में, 20 डेज लगा रहा है अगर, 20 डेज, तो इसकी इफिशियंसी क्या हो जाएगी? 3 यूनिट्स का हो जाएगा, 3 यूनिट्स। और इन भाई साहब की पता नहीं है क्यों की, तो चलो इसको अभी ब्लैंक ही रखते हैं, इनका निकालना है, ठीक है। एक्स डेज लगा रहे हैं, मान लो एक्स डेज जो हमने वहां लिया था वो यहाँ पे भी रख देते हैं, एक्स डेज। तो ये अभी नहीं पता कि कितना होगा, लेकिन दोनों मिलकर कर रहे हैं जब साथ में, तो कुल मिलाकर के इनको 12 डेज लग रहा है, 12 डेज लग रहा है। लेकिन एफिशिएंसी कितनी हुई? 60 डिवाइडेड बाई 12 कर देंगे तो नहीं 5 आएगा। तो सब मिलाकर के अगर हम 3 और यहां पर 2 ले लें तो मिलके 5 हो जाएगा। इसका मतलब है कि क्यू एक दिन में 2 यूनिट कर रहा है ना। तो कुल कितना दिन लगेगा अगर वो अकेले काम करेगा? तो हम क्या करें, 60 को, है ना, क्यू के लिए 60 को यहां पर हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो आएगा 30 डेज। दिस विल बी द आंसर, दिस इज द आंसर। तो अगर हम फ्रैक्शन से करें तो ऐसे कर सकते हैं। मैं ज्यादा खुद कंफर्टेबल होता हूँ फ्रैक्शन से करने में, है ना। एलसीएम भले ही यहाँ पर थोड़ा सा कम टाइम लेता है, लेकिन फ्रैक्शन ज्यादा कंफर्टेबल लगता है मुझे। एनीवेज नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व इट। हाँ, इसके लिए मैं तुम्हें टाइम दूंगा पूरे 3 मिनट। आई विल गिव यू 3 मिनट, सॉल्व इट।
हो गया। चलो लेट्स डू इट, ठीक है ना। सबसे पहले इसको हम दोनों तरह से परफॉर्म करेंगे, लेकिन पहला होगा फ्रैक्शन मेथड, है ना। तो फ्रैक्शन मेथड में P and Q together can do a piece of work in 36 days. Q and R can do it in 48 days. And P and R can do it in 72 days. How long would each take to do the job? ठीक है। नाउ सबसे पहला काम हमारा होगा कि यहां पर फिलहाल हमें नहीं पता है कि P का अगर वो अकेले काम करे तो वो कितने दिन में काम कंप्लीट कर ले रहा होगा, ये हमें डेटा नहीं दिया है। और ना ही Q इंडिविजुअली कितने दिन में काम करेगा, ये भी डेटा नहीं दिया हुआ है। और आर के बारे में भी नहीं पता है। सो लेट्स अज्यूम, है ना, कि पी जो है वो पी स्मॉल पी डेज में काम करता है, ठीक है ना। क्यू स्मॉल क्यू डेज में, स्मॉल क्यू डेज में कंप्लीट कर रहा है, और आर स्मॉल आर डेज में कंप्लीट कर रहा है, ठीक है ना। तो अगर पी और क्यू साथ में काम कर रहे हैं तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि भैया 1/P प्लस 1/Q, जो कि बराबर होगा 1/36 के। इतनी बात समझ में आ गई? ये पहला वाला स्टेप समझ में आया है? फर्स्ट स्टेप समझ में आ गया? जल्दी से बताओ। फर्स्ट स्टेप समझ में आ गया? ओके नाउ अब अगली लाइन पढ़ते हैं। क्यू एंड आर 48 डेज लगाते हैं। अगर क्यू और आर दोनों साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, बट क्यू की तो अपनी इफिशियंसी होगी ना, और आर की अपनी इफिशियंसी होगी, ठीक है। यानी एक दिन में दोनों मिलकर के काम कर रहे होंगे कुछ ऐसा, 1/Q प्लस 1/R, ये होगा 1/48 के इक्वल, ठीक है ना। ये भी क्लियर है? नहीं नहीं नहीं, नहीं अभी चलो पहले इधर आओ। और ये 1/P प्लस 1/R, ये विल बी इक्वल, दिस विल बी इक्वल टू 1/72, ठीक है ना। 1/72। क्या यहां तक पूरी बात समझ में आ गई है? क्या यहां तक पूरा क्लियर है? जल्दी से बोलो, इज दैट क्लियर? ओके। अगर देखा जाए तो एलएचएस को ऐड करेंगे तो 1/P यहां पर है तो दो बार आया, 1/Q दो बार आया, और 1/R और 1/R दो बार आया। तो ऐड करें एलएचएस को तो हमें ट्वाइस ऑफ, है ना, ट्वाइस ऑफ अगर हम ऐड करें, अगर हम ऐड करें तो ट्वाइस ऑफ 1/P प्लस 1/Q प्लस 1/R मिलेगा। इनको ऐड करा जाए अगर तो 1/36 प्लस 1/48 और प्लस 1/72, अगर इनको ऐड किया जाए, जल्दी से मुझे ऐड करके बताओ। ये 1/36, 1/48, 1/72 ऐड करो, जल्दी से ऐड करो, जल्दी से ऐड करो। तो देखो 36 से इसको 72 बना दिया जाए तो ये लिख रहा हूं मैं 2/72, 2/72, और ये 1/72 है ही। अगर ऐड करें तो ये कितना हो जाएगा, 2 + 1 3, और बाई 72, तो 3/72। यानी कि मुझे यहां पर ऐड करने पे, सिर्फ इन दोनों को ऐड करने पे 3/72 मिल रहा है, यानी कि 1/24 मिल रहा है। ये मिलेगा 1/24, दिस इज 1/24। नाउ चलो, तो इन दोनों को 1/24 ऐड करने पे मिला, तो अब ये 1/48 इसमें लिखते हैं, है ना। 1/48 भी ऐड करते हैं, तो 1/48 ऐड करें, 1/48 ऐड करें, यहां पर इन दोनों से मुझे मिलेगा 1/24 और प्लस 1/48। तो ये 48 है, 24 है, इसको दो से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे से, तो 2/48 आ जाएगा। 2 + 1 3, 3/48 यानी 1/16। तो सब मिलाकर के मेरे पास जो वैल्यू आ रही है, इन तीन को ऐड करने पे, इन तीन को इन तीन को ऐड करने पे ये आ रही है 1/16 आ रही है, 1/16। ओके, तो ट्वाइस ऑफ 1/P प्लस 1/Q प्लस 1/R इज इक्वल टू 1/16। ये दो उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा तो आएगा 1/P प्लस 1/Q प्लस 1/R इज इक्वल टू 1/32, 1/32, ठीक है ना। इट इज 1/32, इट इज 1/32। ओके, सो
ये आ गया 1/p+1/q+1/r इज 1/32। अब अगर हमें निकालना है, अगर p की इफिशिएंसी पता चल जाए, यानी 1/p पता चल जाए, तो ये पता चल जाएगा p कितने दिन में काम कंप्लीट कर सकता है अकेले। और अगर 1/q पता चल जाए, तो यानी q के बारे में भी पता चल जाएगा, और r 1/r पता चलने मिलने पे हमें 1r के बारे में पता चल जाएगा। तो वो कैसे करेंगे? तो अब अगर ध्यान से देखा जाए, तो क्या हमें 1/q+1/r दिया है? 1/q+1/r कहाँ पे है? 1/q+1/r यहाँ पर दिया हुआ है। तेरी 1/p पता चल जाएगा। तो अगर मैं रिप्लेस करा दूं कि 1/p प्लस 1/q+1/r का वैल्यू 1/48 है, 1/48, 1/48, तो दिस विल बी इक्वल टू 1/32। तो 1/p इज इक्वल टू 1/32 माइनस का 1/48। अब जल्दी से सब्ट्रैक्ट करके बताओ भाई, यहां पर सब्ट्रैक्शन 48, और ये हो जाएगा 16, 16 ऊपर जाएगा, और 32, 32 इंटू 48, इंटू 48, ये आएगा 3 टाइम्स, यानी 1/p इज इक्वल टू 1/96 आएगा। इसका मतलब ये है कि p 96 डेज, p जो है वो 96 डेज लगाएगा। बोलो ये क्लियर है? यहां तक ठीक है ना? बोलो। उसी तरह से अगर मैं इसी में, इसमें ही रख दू 1/p+1/r रख दो, 1/p+1/r रख दो, तो मुझे 1/q पता चल जाएगा। तो सिमिलरली अगर हम करें, अगर हम डायरेक्टली करें, तो 1/q विल बी इक्वल टू 1/32 माइनस का 1/72, 1/72, ये आ जाएगा। यहां से हमारा आ जाएगा 1/q। और सिमिलरली अगर 1/r निकल आए, तो वो कैसे निकलेगा? 1/32, 1/32 माइनस का, हम 1/r निकालने के लिए 1/p+1/q रखेंगे, तो ये आ जाएगा 1/36, 1/36, है ना? बोलो यहां तक क्लियर है? तो ये 72 माइनस 32 विल बी 40, ये हो जाएगा 40, और ये 32, और ये 72, ठीक है ना? तो 8 5 जा और 8 9 जा, यानी कि कुल मिलाकर आया है मेरे पास 288। 1/q इज इक्वल टू 5/288, यानी क्यू की इफिशियंसी आ गई। उसी तरह से यहाँ पे आर की भी निकल आएगी। 1/r इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई, है ना, 4 डिवाइडेड बाई 32 इंटू 36, यानी कि 1 बाई कितना आएगा? 4 8 जा जाएगा, और 288 आएगा, 288, 1/288, ठीक है? यहां तक क्लियर है? बोलो। इंडिविजुअली ऐसे निकालेंगे। उसी तरह से अगर हम एलसीएम मेथड लगाए, तो मुझे सिमिलरली वैसे ही कुछ करना पड़ेगा, कि जैसा यहां पर ये माना गया है, वैसे ही अगर हम यहां पर कर ले कि एलसीएम मेथड से अगर हम करें, एलसीएम मेथड, है ना, एलसीएम मेथड, अगर हम इसी को एलसीएम मेथड से करें, तो हमें लेट करना पड़ेगा उनकी इंडिविजुअल इफिशियंसी, पहले तो लेट करना पड़ेगा, है ना? तो इंडिविजुअल एफिशिएंसी यहां पर अगर हम लेट कर लें उसी तरह से, तो हम इसको पी का मानते हैं कि चलो पी का मान लेते हैं यहां पर एक्स यूनिट्स, एक्स यूनिट्स मान लेते हैं, ठीक है ना? क्यू के लिए यहां पर वाई यूनिट्स मान लेते हैं, ठीक है, वाई यूनिट्स। और आर के लिए यहां पे एम यूनिट्स मान लेते हैं, आर के लिए यहां पे एम यूनिट्स मानते हैं। तो एक्स प्लस वाई, अच्छा, पहले तो हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। सो एलसीएम ऑफ यहां पर 36, 48 और 72, जो कि आएगा यहां पर कितना आएगा? 144, 144 आ जाएगा, 144 होगा एलसीएम, ठीक है ना? 144 एलसीएम होगा। ओके। तो अगर मैं पी एंड क्यू को, यानी पी यानी एक्स प्लस वाई देखूं,
एक्स प्लस वाई, एक यहाँ पे एक्स प्लस वाई लिखना आ, सही होगा। एक्स प्लस वाई लिखना सही होगा क्योंकि एक्स और वाई का सम करके ही आएगा। तो वो कैसे मिलेगा? तो 36 डिवाइडेड बाई 144 डिवाइडेड बाई 36, तो ये होगा कितना? 4। दिस विल बी 4। वाई प्लस एम, वाई प्लस एम विल बी यानी कि 144 डिवाइडेड बाई 48, तो 3। और यहां पर आएगा फिर पी एंड आर है, यानी एक्स प्लस एम, ये आएगा हमारा 2 आएगा। तो अगर हम यहां एल एच एस आर एच एस को ऐड करें तो ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस एम इज इक्वल टू, ये 9 आएगा, यानी कि एक्स प्लस वाई प्लस एम विल बी इक्वल टू 9/2। 9/2, ठीक है ना? तो यहां से हम सब कुछ कर सकते हैं, है ना? यहां से हम सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं। वो कैसे? तो अगर हम y प्लस एम रखेंगे 3, तो यहां पर x का वैल्यू आएगा 1.5। और अगर हम x प्लस एम रखेंगे 2, तो यहां पर आएगा हमें 2.5। और अगर हम x प्लस वाई रखेंगे 4, तो यहां पर आएगा 0.5। ठीक है ना? 0.5 ये होगा। सो 1.5 इंडिविजुअल इफिशियंसी है यहां पर, 1.5 x की है, 2.5 y का और 0.5 m का है। हम्म। अब अगर निकालना है कि कितना दिन लगेगा x को, तो x यानी p के लिए, p हम यहाँ पे डेज निकालना है, तो p के लिए यहां पर आएगा 144 डिवाइडेड बाई 1.5। ठीक है ना? 1.5। और q के लिए यहां पर आएगा 144 डिवाइडेड बाई 2.5। और r के लिए यहां पर आएगा 144 डिवाइडेड बाई 0.5। इज इट क्लियर? बोलो, हो गया यहां तक? समझ आया कि नहीं? तो ये था हमारा फ्रैक्शन वाला मेथड, और ये तुम्हारा एलसीएम वाला मेथड। ठीक है ना? तो दिख रहा है कि थोड़ा सा ये ज्यादा अम, लंबा दिख रहा है, ये थोड़ा सा आसान दिख रहा है। यहां तक ठीक है? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो जल्दी से इसको। इसके लिए मैं तुम्हें दे रहा हूं 2 मिनट। I'll give you 2 minutes.
डन। हो गया। बोलो। कंप्लीट हो गया। हम्म। चलो जल्दी से इसको समझ लेते हैं। If 20% of a certain quantity of work is done by A and after that the remaining 80% of the work is done by B. अच्छा, 20% किसी काम का पहले ए कर रहा है, 80% बी कर रहा है। हम्म। द वर्क विल बी कंप्लीटेड इन 20 डेज, 20 दिन में हो रहा है, यानी 20 दिन टाइम दिया है, 20 दिन टाइम, टाइम को इक्वेट करना पड़ेगा। ठीक है, टाइम को इक्वेट करना पड़ेगा। ओके, तो चलो टाइम को इक्वेट करते हैं। टाइम कैसे निकलेगा? ओके, ठीक है। मान लेते कि इफिशियंसी ऑफ ए, ए की इफिशियंसी अगर मैं मान लू 1/a है, 1/a, ए की इफिशियंसी इज 1/a। ठीक है, तो ये अगर इफिशियंसी क्या होता है, टोटल वर्क क्या होता है, अगर 20% ऑफ द टोटल वर्क ए कर रहा है तो टोटल वर्क यानी वर्क कैसे निकलता है? एफिशिएंसी इनटू टाइम, एफिशिएंसी इनटू टाइम। हाँ, एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो यहां पर अगर मैं मान लेता हूं कि ए टी डेज ले रहा है या टी टाइम ले रहा है, तो या फिर एक्स टाइम ले रहा है तो एक्स, है ना, या फिर एक्स डेज ले रहा है, ऐसा कर लेते हैं। हम्म। ठीक है, कि उसने एक्स डेज तक काम किया, एक्स इंटू 1/a करने पे 1/5 आएगा, 1/5 आएगा। ठीक है ना। और वैसे भी हमें एक चीज पता है, एक फॉर्मूला याद करो जरा। हमने उसी से निकाला है कि अगर हमें टाइम निकालना है तो हम टोटल वर्क को इफिशिएंसी से डिवाइड करें, तो ये तो आ जाएगा ना कि एक्स इज इक्वल टू 1/5 डिवाइडेड बाई 1/a, यानी कि a/5, ये हो जाएगा। यानी एक कितना दिन काम कर रहा है पहले वाली सिचुएशन से, है ना। उसी तरह से अगर मैं बी का देखो कि बी अगर बी डेज में काम कर रहा है, स्मॉल बी डेज में अगर काम कर रहा है तो उसकी एफिशिएंसी 1/b हो जाएगी। और अगर वाई डेज तक ही काम कर रहा है तो 1/b इंटू वाई, ये जो है वो 4/5 के बराबर हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के हम यहाँ पर टोटल वर्क जो है, टोटल वर्क को इफिशियंसी से डिवाइड कर दे, तो y इज इक्वल टू 4/5 डिवाइडेड बाई 1/b, तो ये हो जाएगा 4b/5। ये तो पहला वाला स्टोरी से हमें जो मिल रहा है वो ये है कि a/5 यानी a/5 प्लस 4b/5, ये जो है ना 20 के बराबर है, यही 20 के बराबर है, ये 20 के बराबर है। ठीक है ना। तो अब एक बात यहां पर समझ आ रही है कि अब ये इक्वेशन अपने को बन गई, दो वेरिएबल एक इक्वेशन बन गई। अगर कह रहे कि 80% ऑफ द वर्क इज डन बाय ए एंड आफ्टर दैट रिमेनिंग 20% ऑफ द वर्क इज डन बाय बी, तो द वर्क विल बी कंप्लीटेड इन 30 डेज। अच्छा, तो यानी अगर वो 80% काम करे ए और बी करे 20%, तो हमें पता है कि टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी टाइम के बराबर होता है। तो यहां पर इक्वेशन बदलेगी कैसे, कि हम करेंगे 4/5 अपॉन 1/a, तो हमें मिलेगा 4 इंटू a/5, ये मिलेगा प्लस। और अगर यहाँ पे 1/5 अपॉन 1/b करा जाए तो हमें मिलेगा b/5, और ये 30 के बराबर है। क्या ये समझ आ रहा है? क्या ये समझ में आ रहा है? दो वेरिएबल दो इक्वेशन, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो तो हमें मिलेगा a+4b बराबर 100 है, इक्वल 100 है। और 4a+b इज इक्वल टू 150 है। ठीक है ना, 150 है। ऊपर वाली इक्वेशन में अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें ए को एलिमिनेट करने के लिए, तो हमें मिलेगा 4a+16b, और ये 400 के इक्वल होगा। और नीचे 4a+b इज इक्वल टू 150 के बराबर है। सब्ट्रैक्ट कर दो, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां पर हमें मिलेगा ये 15b और 250, है ना। और b इज इक्वल टू
50/3, 50/3, बी अगर 50/3 मिल गया तो 50/3 यहां रखेंगे, तो हमें मिलेगा ए, ए विल बी इक्वल टू 100/3, 100/3, 100/3, ए 100/3, ए 100/3। अब आगे क्या रहे, इफ ए एंड बी वर्क टुगेदर हाउ मेनी डेज आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द टास्क। तो बी क्या था, नंबर ऑफ डेज था, है ना, बी क्या है, नंबर ऑफ डेज था, जो वहां पर हमने लिया है, ये डेज था, है ना, डेज, और ये डेज। तो कुल मिलाकर के ए की इफिशियंसी विल बी 3/50, और बी की इफिशियंसी विल बी 3/100, है ना। तो इसको आगे से अगर हम सॉल्व करें तो ये 6 बना दो ऊपर वाला, तो ये नीचे 100 हो जाएगा, तो 6/50 और 3 बाई, यहाँ पर सॉरी, नॉट 6/50, इट विल बी 6/100, तो 6/100 और 3/100 यानी कि 9/100। So 9/100 will be their combined efficiency. 9/100 will be their combined efficiency. तो पलट दो उसको, तो 100/9, इसका मतलब है कि 11/9 days. This is the answer. This is the answer. This will be the answer. समझ आया है? जल्दी से बताओ, इज इट क्लियर? समझ आ गया? जल्दी से बताओ, समझ आ गया? सारी सिचुएशन क्लियर है? कहीं कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? कहीं कोई डाउट तो नहीं है? हम्म। चलो, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कंसेप्ट पे चलते हैं जिसको कहेंगे, दिस इज नॉट अ कंसेप्ट, मतलब कर सकते हैं बिना इसको समझे भी, लेकिन फिर भी यहाँ पे लिखा हुआ है पर्सन लिविंग और ज्वाइनिंग ड्यूरिंग ऑन गोइंग जॉब, यानी काम चल रहा है, कोई बंदा छोड़ के चला जा रहा है बीच से ही, या फिर कोई बंदा बीच में ही आ जा रहा है ना। तो ऐसी सिचुएशन में हमें सॉल्व करना होगा, टाइम के लिए, इफिशिएंसी के लिए, है ना, काम के लिए। तो इस पे सवाल पहले के एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल ये है कि ए कैन डू अ वर्क इन 10 डेज, ए कैन डू अ वर्क इन 10 डेज। इसी एग्जाम्पल के थ्रू इसको हम समझते हैं। तो ए अगर किसी काम को 10 डेज में कर रहा है, यानी उसकी इफिशियंसी तो 1/10 हो गई, है ना। एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन 15 डेज, तो यानी 1/15 इसकी इफिशियंसी हो गई। ए स्टार्टेड द वर्क, ए काम को शुरू करता है, एंड आफ्टर 3 डेज बी ज्वाइंड हिम एंड कंप्लीटेड द जॉब टुगेदर, देन फॉर हाउ मेनी डेज बी डिड द जॉब। अच्छा, पहले ए जो है ना स्टार्ट करता है काम को, और 3 दिन बाद बी आता है, यानी पहले 3 दिन तो ए अकेले है, ठीक है, ओके। यानी चलो काम ए का निकाले जो पहले 3 दिन हो रहा है, तो यहां पर मैं लिखूंगा कि टोटल वर्क इन द फर्स्ट 3 डेज, तो ये होगा 3 इंटू, अब ए कर रहा है तो अपनी इफिशियंसी से ही करेगा, यानी 3/10 ऑफ द टोटल वर्क हो जाएगा। अब हमें यहां पर रिमेनिंग वर्क निकालना पड़ेगा, रिमेनिंग वर्क आफ्टर 3 डेज, जो हमारा रिमेनिंग वर्क आएगा वो देख लिया जाए। तो वो कैसे निकालेंगे, तो टोटल वर्क, क्योंकि हम फ्रैक्शन से सॉल्व कर रहे हैं, तो टोटल वर्क विल बी 100%, यानी 1 के बराबर। तो हम यहाँ पे रिमेनिंग वर्क निकालेंगे, 1 - 3/10, तो आएगा कितना, 7/10। अब अगली बार से हम क्या करेंगे, 10 में से 3 पार्ट ए ने कर दिया, तो 7 पार्ट बचा है, तो 7/10 ऑफ द टोटल वर्क इज नाउ रिमेनिंग, और यही 7/10 ऑफ द टोटल वर्क ए और बी अब साथ में मिलकर काम करेंगे। अब जब ए और बी साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली साथ में ही खत्म कर रहे होंगे, क्योंकि आगे कोई सिचुएशन में बोला नहीं गया है। नाउ अगर इतना ही टोटल काम है जो अब ए और बी साथ में मिलकर काम करेंगे, तो उनकी कंबाइंड इफिशियंसी लगेगी, जो कि यहां पे निकलेगी 1/6। यानी अगर हम टोटल वर्क को इफिशियंसी से डिवाइड करा दे, तो मुझे पता चल जाएगा कि कुल कितना दिन में ए और बी साथ में मिलकर काम किए होंगे। तो नाउ 7/10 डिवाइडेड बाई 1/6, यानी आएगा 42/10 डेज।
42/10 डेज, यानी कुल मिला के 4.2 डेज लगेगा ए और बी जो साथ में है। तो यही तो आंसर हो जाएगा ना, क्योंकि इतने ही दिन तो बी भी साथ में लगा हुआ है, तो बी कुल मिलाकर 4.2 डेज तक ही काम में बना हुआ है। द सेम क्वेश्चन कैन बी सॉल्व वाइल यू नो यूजिंग द एप्लीकेशन ऑफ एलसीएम मेथड। एलसीएम मेथड के थ्रू अगर हम करें, एलसीएम मेथड, एलसीएम मेथड, एलसीएम मेथड के लिए सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे टोटल वर्क डिसाइड करने के लिए। एलसीएम ऑफ 10, 15, यानी दिस विल बी 30, दिस विल बी 30। ओके, नाउ ए अगर किसी काम को 10 डेज में कर रहा है तो उसकी इफिशियंसी यूनिट में हो जाएगी 3 यूनिट्स, यहां पे लिख दे रहा हूं 3 यूनिट्स, और यहां पे टोटल है 30 यूनिट्स। बी अगर किसी काम को 15 डेज में कर रहा है तो 15 से डिवाइड करेंगे 30 को तो 2 यूनिट्स आएगा। ठीक है, ओके। अब आगे की स्टोरी में बोल रहा है कि अगर अगर ए पहले 3 दिन अकेले काम कर रहा है तो उसकी अपनी इफिशियंसी होगी 3 दिन के लिए। तो इन द फर्स्ट 3 डेज, पहले 3 दिन ए करेगा, यानी एक के लिए है यहां पर ए करेगा, ए के लिए यहां पर होगा 3 × 3, यानी कुल 9 यूनिट्स। तो रिमेनिंग वर्क निकालेंगे हम यहां पे, रिमेनिंग वर्क आफ्टर 3 डेज, आफ्टर 3 डेज जो हमारे रिमेनिंग वर्क आएगा दैट दिस विल बी 30 - 9, यानी कि 21 यूनिट्स का हो जाएगा। ओके, अब ये जो 21 यूनिट काम होगा ना, ये टोटल ए और बी मिल करके कर रहे होंगे तो उनकी कंबाइंड इफिशियंसी लगेगी, और उनकी कंबाइंड इफिशियंसी मिलाकर के 5 यूनिट्स की है। ठीक है ना, ये 5 यूनिट्स की होगी। नाउ तो अगर मैं 21 को, अगर ए एंड बी जो दोनों साथ में हैं, 21 को 5 से, यानी टोटल वर्क डिवाइडेड बाई इफिशियंसी, टोटल वर्क डिवाइडेड बाई इफिशियंसी होता है टाइम, तो वही सेम क्वेश्चन, वही सेम आंसर है, देख लो इतना दिन लगेगा। दिस इज द आंसर। तो समझ आ गया है कि यहां पे इस टाइप के सवाल को तो हमें रिकॉग्नाइज ये करना है कि हम किस सवाल को एलसीएम से करें ज्यादा बेहतर है, किस सवाल को फ्रैक्शन से, लेकिन फ्रैक्शन को हम इग्नोर बिल्कुल नहीं करेंगे, उसी पे ही हम अपना पूरा माइंडसेट बनाएंगे। मूविंग टू द नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये एग्जांपल समझ लिया है, अब आगे वाला सवाल आप करके जल्दी से बताइए आंसर। ये भी एग्जांपल है, जल्दी से बताओ।
चलो देखते हैं 24/5। ओके, ठीक है। चलो सही है। सबसे पहले यहां पर हम एक ही मेथड यूज करें अगर, जल्दी से। चलो एलसीएम मेथड ही लगाए सबसे पहले, एलसीएम मेथड। तो एलसीएम मेथड अगर हम सॉल्व करें एलसीएम मेथड से, अब बार बार मैं ये लिखूंगा नहीं, अब तो इतना समझ आ गया होगा, तो मैं सीधा उसी पे जाऊंगा। अगर ए करेगा 10 डे, ए करता है किसी काम को 10 डेज में, तो और बी उसी काम को करता है 15 डेज में, है ना। तो एलसीएम अगर देखें, एलसीएम एलसीएम ऑफ 10 and 15, यहां पर लिख दिया मैंने 30 यूनिट्स का है, तो ये करेगा 3 यूनिट और ये करेगा 2 यूनिट। ओके, कह रहा है कि ए एंड बी स्टार्टेड द वर्क एंड ए लेफ्ट द वर्क 3 डेज बिफोर एक्चुअल कंप्लीशन ऑफ द वर्क, यानी कि जब एक्चुअली कंप्लीट हो रहा है काम तो उसके 3 दिन, उस नहीं, लास्ट के 3 दिन वो नहीं होता है, वो नहीं है, बी ही है। यानी कि लास्ट का 3 डेज का काम निकाल लिया जाए। तो यहां पर हम लिखेंगे टोटल वर्क, टोटल वर्क इन द लास्ट 3 डेज। वो क्या होगा, जो बी कर रहा है, तो बी की एफिशिएंसी 2 है, तो 2 × 3 करेंगे, 6 यूनिट्स का आ जाएगा, है ना। 6 यूनिट्स का आ जाएगा। ओके, अब बचा कितना हमारे पास रिमेनिंग वर्क। रिमेनिंग वर्क हमारे पास होगा, ये रिमेनिंग वर्क अच्छा, रिमेनिंग वर्क अगर हम निकाले तो 30 - 6 यानी कि 24, है ना। ये आएगा 24 यूनिट्स का आएगा। ओके, यानी कि जो 24 यूनिट्स है ना, ए और बी ने साथ में मिलकर काम किया होगा, तो उनकी कंबाइन इफिशिएंसी से हम डिवाइड करा दें, जो कि 5 यूनिट्स की होगी। तो टाइम हमारे पास जो आएगा, टाइम यानी कितना टाइम लगेगा, तो टाइम आएगा 24 डिवाइडेड बाई 5 डेज आएगा। ठीक है ना, 24 डिवाइडेड बाई 5 डेज आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, दिस क्वेश्चन, सॉल्व दिस क्वेश्चन। डन हो गया। 2 आया है, चलो देखें। लेट्स सी व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ए कैन डू अ पीस ऑफ फकिंग 24 डेज एंड बी इन 48 डेज। तो ए जो है वो 24 डेज में कर रहा है, और बी जो है वो 48 डेज में कर रहा है। इसकी इफिशियंसी 1/24 आएगी, और इसकी इफिशियंसी जो है 1/48 आएगी। ओके, बी ज्वाइंस ए आफ्टर ए हैड वर्कड अलोन फॉर 6 डेज, यानी 6 दिन तक वो अकेले काम किया है, तो चलो उसका काम निकाल लेते हैं। तो टोटल वर्क, टोटल वर्क फॉर द फर्स्ट 6 डेज, है ना। तो 6 × अब जो कि ए कर रहा है, तो उसकी इफिशियंसी आएगी, यानी कि 1/4 आएगी, है ना। दिस इज 1/4, यानी 1/4 ऑफ द टोटल वर्क हैज बीन डन बाई ए इन द फर्स्ट 6 डेज। उसके बाद बी उसको ज्वाइन करेगा। तो पहले तो हम रिमेनिंग वर्क निकाले, रिमेनिंग वर्क, है ना, रिमेनिंग वर्क आफ्टर
द 6 days, तो ये हो जाएगा हमारा 3/4। 1 - 1/4 इज नथिंग बट 3/4। इसका मतलब है कि 3/4 ऑफ द वर्क उन दोनों ने साथ में मिलके काम किया है। अच्छा, हाउ मेनी मोर डेज, यानी और कितना ज्यादा दिन लगेगा, तो और कितना ज्यादा दिन लगेगा, तो उनकी कंबाइंड इफिशियंसी निकाल लेते हैं। उनकी कंबाइंड इफिशियंसी क्या होगी, 1/24 प्लस 1/48, यानी 3/48। 3/48 नथिंग बट 1/16। इनको अगर देखा जाए तो 1/16। तो टोटल वर्क जो बचा हुआ है इसी काम को ए और बी दोनों मिलकर के करे होंगे। तो अब यहां से कुल कितना टाइम लग रहा है वो बताना है अपने को, ठीक है ना। सो टाइम जो मिलकर होगा, व्हेन टाइम व्हेन ए एंड बी, तो ये होगा 3/4, यानी टोटल वर्क डिवाइड बाय देयर कंबाइंड इफिशियंसी, है ना। इट विल बी 12 days। 12 days और लगेंगे, सो आंसर इज 12 days। आंसर इज 12 days, आंसर 12 होगा। चाहे आप एलसीएम से, इस सवाल को भी आप एलसीएम से भी कर सकते हैं। द आंसर इज 12। कि और अभी यानी 6 दिन के बाद और अभी कितना दिन लगा, तो 12 दिन और लग गया। दिस इज द आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं। नहीं नहीं, कि 6 दिन के बाद और कितना दिन लगेगा, यानी 12 days लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व इट। 2 minutes, you have 2 minutes, you have 2 minutes। हो गया। ओके चलो समझते हैं इस क्वेश्चन को। राजेश एंड राकेश वर्किंग अलोन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days and 24 days रिस्पेक्टिवली। राजेश स्टार्टेड द वर्क एंड आफ्टर फ्यू डेज राकेश ज्वाइन हिम। नहीं बताया कितने दिन बाद हो रहा है, बट फ्यू डेज के बाद
राकेश उसको ज्वाइन कर रहा है एंड द वर्क वाज कंप्लीटेड इन 10 डेज। यानी कुल मिलाकर के यहाँ पे बात है कि टोटल जो वर्क है स्टार्टिंग फ्रॉम कि जहां से राजेश शुरू करता है वहां से कुल एंड तक 10 दिन लगते हैं। ठीक है ना। जब राजेश शुरू करता है, राजेश स्टार्टेड द वर्क, राजेश शुरू करता है और एंड होते होते टोटल 10 दिन लगते हैं। यानी राजेश इस काम में 10 दिन तक है। पहली बात, इस पूरे काम में राजेश 10 डेज तक बना हुआ है। ओके। तो क्यों ना एक काम किया जाए, राजेश का 10 दिन तक काम तो निकल ही आएगा, उसके बाद जो भी काम बचेगा वो राकेश का ही होगा, वो हम देख लेंगे। तो राजेश यानी आरजे 12 डेज लगा रहा है, 12 डेज लगा रहा है, तो इसकी इफिशियंसी हो जाएगी 1/12। और राकेश 24 डेज, तो ये 1/24 हो जाएगा। ठीक है, अभी तो इफिशियंसी की बात हो रही है। सवाल में कहा गया कि राजेश स्टार्टेड द वर्क एंड आफ्टर सम डेज राकेश ज्वाइंड हिम। ठीक है ना। नहीं पता कितने दिन बाद, वही मुझे बताना, वही हमें बताना है। तो 10 दिन तक में काम कंप्लीट हो जा रहा है, तो राजेश तो 10 दिन तक तो बना हुआ है, तो चलो उसका काम निकाल लेते, उसका काम हटा दे टोटल वर्क में से। तो हमें राकेश का ही काम मिलेगा, और राकेश का काम अगर मिल जाएगा तो उसकी इफिशियंसी भी हमें पता है। तो टोटल वर्क डिवाइड बाय इफिशियंसी कर लेंगे तो उसका भी टाइम हमें पता चल जाएगा कि कितना दिन वो काम में बना रहा। ठीक है ना। ओके। तो इन टोटल, इन टोटल 10 डेज जो ए कर रहा है, आरजे राजेश कर रहा है, वो है 12 इंटू 1 बाई, नॉट 12 इंटू, माई फॉल्ट, 10 इंटू 1/12। तो ये हो जाएगा 5/6, ये हो जाएगा 5/6। सो दिस इज द 5/6 ऑफ द टोटल वर्क हैज बीन डन बाय राजेश इन टोटल 10 डेज। ठीक है ना। तो रिमेनिंग वर्क यहां पर ध्यान दो, रिमेनिंग वर्क विल बी 1 - 5/6, यानी कि 1/6। और ये जो 1/6 वाला काम है ना, ये किया होगा राकेश ने। और राकेश ने अगर किया होगा तो उसने अपनी इफिशियंसी से किया होगा। तो अगर हम यहां पर राकेश, है ना, जो राकेश ने टाइम लिया है, टाइम टेकन, है ना, बाय राकेश, बाय आर के, राकेश, तो ये निकलेगा 1/6, यानी टोटल वर्क डिवाइड बाई टोटल एफिशिएंसी, यानी डिवाइड बाई हिज एफिशिएंसी। तो ये हो जाएगा 4 डेज, ये हो जाएगा 4 डेज, ये हो जाएगा 4 डेज। यानी कुल मिला के काम में तो 4 दिन तक ही है वो, और टोटल 10 डेज तक काम कंप्लीट हो रहा है। तो इसका मतलब आया कितने दिन बाद है, क्योंकि राजेश ने शुरू किया और उसके बाद वो आता है, फिर काम टोटल 10 दिन में हो जाता है, यानी कि 4 दिन तक, यानी आखिरी के 4 दिन ये होंगे, यानी पहले 6 दिन बाद ही आ रहा है, यानी 6 डेज। आंसर इस, आंसर जो होगा वो होगा 6 डेज लेटर, 6 डेज लेटर। दिस इज द आंसर। समझ आ गया है भैया। 4 दिन तक अगर वो काम में था, टोटल 6 10 दिन में काम हुआ है, तो यानी 6 दिन बाद ही तो आया होगा राजेश ने जब शुरू किया था। क्लियर है? इज इट क्लियर टू यू? इज इट क्लियर टू यू? देखो फिर से मैं समझा रहा हूं, पहले अच्छे से समझना। राजेश एंड राकेश वर्किंग अलोन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज एंड 24 डेज। तो मैंने यहां पर राजेश की इफिशियंसी, यहां पर राकेश की इफिशियंसी आगे बोला है कि राजेश स्टार्टेड द वर्क एंड आफ्टर फ्यू डेज राकेश ज्वाइंड हिम एंड द वर्क वाज कंप्लीटेड इन 10 डेज। यानी पूरा काम 10 दिन में कंप्लीट हो जाता है। कब से? जब से राजेश ने शुरू किया, एंड तक 10 दिन में काम कंप्लीट हो गया। यानी पूरे काम में इतना तो पता चल रहा है कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक कौन है, तो राजेश है। तो यानी कि 10 दिन तक राजेश तो अपना काम किया, पूरा 10 दिन तक तो बना रहा ना वो, पूरे स्टार्टिंग से लेके एंड तक। इसका मतलब ये है कि अगर मुझे राजेश की इफिशियंसी और उसका टाइम मल्टीप्लाई करके जो टोटल वर्क आएगा, वो टोटल वर्क सिर्फ राजेश का होगा। ठीक है ना, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ राजेश का काम अलग कर रहे हैं टोटल वर्क में से। इज दैट क्लियर? इन टोटल 10 डेज
राजेश ने 10 दिन में अपनी इफिशियंसी से काम किया है, तो उसका टोटल वर्क, यानी टाइम इंटू इफिशियंसी होता है टोटल वर्क। यानी राजेश का काम है 5/6 ऑफ द टोटल वर्क, इसको ऐसे पढ़ते हैं 5/6 ऑफ द टोटल वर्क हैज बीन डन बाय राजेश इन टोटल 10 डेज, यानी ये उसका काम है। तो बचा हुआ काम कितना है? 1/6। दिस इज द रिमेनिंग वर्क। और ये जो रिमेनिंग वर्क है, ये जो काम है, ये तो राकेश ने किया होगा ना, क्योंकि इसका तो काम आपने निकाल ही दिया पूरी तरह से। तो राकेश 1/6 ऑफ द टोटल काम किया होगा। तो उसने अगर 1/6 ऑफ द टोटल काम किया होगा तो अपनी इफिशियंसी से किया होगा। तो टाइम टेकन बाय राकेश 1/6, यानी टोटल वर्क राकेश ने इतना ही किया है, अपनी इफिशियंसी से करेगा तो 4 दिन ही लगाएगा। तो यानी कि जब राकेश 4 दिन तक ही काम में है, स्टार्टिंग में तो है भी नहीं, और 10 दिन में काम कंप्लीट हो रहा है और 4 दिन तक है, यानी आखिरी के 4 दिन ही रहा होगा। आया कब है? तो यहाँ पे पूछा क्या है कि आफ्टर हाउ मेनी डेज डिड राकेश ज्वाइन राजेश, कितने दिन बाद राकेश ने राजेश को ज्वाइन किया है? तो 6 दिन बाद। क्लियर है यहाँ पर? यहाँ तक समझ में आ गया है? बोलो, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? अभी समझ में आ गया है? अभी क्लियर है? यस या नो? ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सॉल्व इट।
डन। ओके, कंप्लीट हो गया। ए एंड बी, लेट्स डिस्कस इट। A and B, C, working independently, can complete a work in can piece of work in 20, 30, and 60 days. So A 20 days, B 30 days, एंड सी 60 डेज। जल्दी से इसको काम करते हैं, इसको ना एलसीएम वाले मेथड से आप सॉल्व करते हैं जरा। एलसीएम। हम्म। सो यहां पर एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, एलसीएम, एलसीएम ऑफ 20, 30 एंड 60। तो ये आएगा 60। तो ये हो जाएगा 3 यूनिट्स, ये हो जाएगा 2 यूनिट्स, और ये आ जाएगा 1 यूनिट। है ना? ऐसे करते हैं। यहां पर दिया हुआ है कि ऑल द थ्री ऑफ देम वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज, 5 दिन तक काम चल रहा है, एंड ए लेफ्ट, यानी ए तो 5 दिन तक है। हाँ हाँ हाँ, आंसर इज करेक्ट। ठीक है ना? तो जल्दी से मैं भी वही देख लूं कि अगर ए 5 दिन तक काम कर रहा है तो यहां पर होगा ए के लिए, ये ए का काम है 5 × 3। ठीक है ना? और फिर बी का, एंड बी एंड सी वर्क टुगेदर फॉर द नेक्स्ट 5 डेज। तो कुल मिलाकर के बी तो, बी हमारा 10 दिन तक, स्टार्टिंग से 10 दिन तक है। तो बी का ये काम हो जाएगा 10 × 2। तो 5 3 ज़ा 15, और 10 2 ज़ा 20, 35। ओके, यानी बाकी जो काम होगा वो तो सी का ही होगा, है ना? सी का होगा। तो 20 और 35 मिल के हो गया, और यहाँ पे 60 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 25। सो आगे कह रहा है व्हाट पोर्शन ऑफ द वर्क सी कंप्लीट। तो 25 आउट ऑफ 35, सो आंसर इज 25 आउट ऑफ 60। दिस इज द आंसर, 5/12। 5/12, दिस इज 5/12। दिस इज 5/12। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व इट।
डन। हो गया। हैव डन दैट। सबमिट योर आंसर प्लीज। ओके चलो कर लो जल्दी से। चलो देखो डिस्कस करते हैं। इट इज ऑलमोस्ट 3.5 मिनट। A can complete a piece of work in 12 days, which B and C can complete in 16 and 20 days respectively. A है जो कि 12 डेज में करता है, 12 डेज में करता है। B 16 डेज में कर रहा है। एंड C उसी सेम काम को 20 डेज में करता है। एलसीएम ले लिया जाए। एलसीएम ले लिया जाए, जरा बताओ एलसीएम क्या आएगा। एलसीएम 240। चलो एलसीएम ऑफ 12, 16 एंड 20 करने पे हमें 240 अगर मिल रहा है तो ये हो जाएगा 20। इसकी इफिशिएंसी हो जाएगी, इसकी हो जाएगी 15, और इसकी हो जाएगी 12। ठीक है, ये हो जाएगी। ओके। ऑल द थ्री ऑफ देम स्टार्टेड द वर्क बट ए लेफ्ट आफ्टर 4 डेज, यानी ए 4 दिन तक काम कर रहा है। यानी ए का टोटल वर्क विल बी 20 into 4। ओके प्लस बी लेफ्ट 2 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। अच्छा, बी ने 2 दिन पहले छोड़ा है। इन हाउ मेनी डेज वॉज द वर्क कंप्लीटेड। तो मान लेते हैं कि टोटल टी डेज में काम कंप्लीट किया है। टोटल टी डेज तक काम कंप्लीट हुआ, और टी डेज तक तो बी सी था, क्योंकि सी स्टार्टिंग से एंड तक है। तो हो जाएगा 12 into टी। तो अगर टी डेज तक टोटल काम चला है तो बी कितने दिन तक रहा होगा। बी रहा होगा T-2 डेज तक। 2 डेज पहले एक्चुअल कंप्लीशन, जब वो वर्क हो रहा है तो वो 2 डेज पहले चला जा नहीं है वो। तो ये दिन तक था, और उसकी इफिशियंसी 15 है। ऐड करेंगे तो ये 240 के टोटल वर्क के बराबर आएगा। दिस विल बी इक्वल टू 240। उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 160। 12T प्लस 15T माइनस का 30, और ये यहां पर 80 तो था ही, है ना। 240, तो 80 और माइनस का 30 यानी 50, 50 उधर जाएगा तो 190। ये हो जाएगा 27T। 190 के बराबर T इज इक्वल टू 190 डिवाइडेड बाई 27। दिस इज द आंसर। ठीक है, समझ आ गया। इज इट क्लियर टू यू। बोलो, क्लियर है। ओके। सो अब नेक्स्ट क्लास में हम अगले कंसेप्ट की तरफ जाएंगे। कल मिलते हैं। आज का जो भी क्वेश्चन होगा आई ट्राई टू सेंड दीज क्वेश्चंस इनटू योर ग्रुप। वहां से फिर से इसको रिविजिट कर लेना। और कल मिलेंगे। कल कल आई थिंक कल क्लास है या परसों है तुम्हारी क्लास। डे आफ्टर टुमारो आई थिंक। ठीक है, डे आफ्टर टुमारो होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, बाकी आगे के कंसेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, मिलते हैं। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।